हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पियाजे की थ्योरी के बारे में। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहता है। तो संज्ञान पहले जानते हैं कि संज्ञान क्या है। संज्ञान में वो सभी चीज़ें आती हैं जो आपके कॉग्निशन में, आपके परसेप्शन, आपकी इमेज रिटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, आपकी थिंकिंग, जो भी सारी चीज़ें जो आपकी मानसिक प्रक्रिया में सम्मिलित होती हैं, जो भी चीज़ें आपके मेंटल प्रोसेस में शामिल होती हैं, वो सभी चीज़ें किस में होती हैं, कह सकते हैं कि वो आपके संज्ञान में आती हैं। तो संज्ञान से तात्पर्य उस ऐसी प्रक्रिया से होता है जो चीज़ें आपके मेंटल प्रोसेस में, आपकी मानसिक प्रक्रिया में चलती रहती हैं, सम्मिलित रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो निसर कहते हैं कि जो संवेदी सूचनाएं होती हैं उनको हम एज इट इज़ प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान अगर नहीं कर पाते हैं तो उसमें चेंजेस भी करते हैं। जैसे कि जो संवेदी सूचनाएं आपके मस्तिष्क में हैं, ठीक है, जो सूचनाएं आपके मस्तिष्क में हैं, उनसे अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसको एलैबोरेट करेंगे, ठीक। तो सूचनाओं को ग्रहण करके उनका रूपांतरण भी किया जाता है, उनका विस्तरण भी किया जाता है, उनका संग्रहण भी किया जाता है, उनका समुचित प्रयोग इस तरीके से किया जाता है जिससे आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे का जन्म 1896 में हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। और इन्हें हम फ़िलासफ़र भी कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ये जूलॉजी से भी, साइंस फील्ड से भी रिलेटेड थे। इन्होंने एपिस्टेमोलॉजी, जो ज्ञान मीमांसा है, उसके बारे में भी बात की कि ज्ञान के जो प्राप्त करने के साधन होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं, या किस तरीके से बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी फील्ड से जुड़े हुए थे, साइंस से भी जुड़े हुए थे, फ़िलासफ़ी से भी जुड़े हुए थे, साइकोलॉजी से भी जुड़े हुए थे, इन्वायरमेंट से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि जो बालक है, जो बच्चा है, वो किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ अनुकूलन स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक। इन्होंने जो अपना प्रयोग था, जो अपना शोध था, वो अपने ही बच्चों पर किया था। और जब बुद्धि परीक्षण चल रहे थे बिने के द्वारा, उसी के साथ ही इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इनका जो शोध था वो इनके खुद के 3 बच्चों पर था। और इन्होंने 1923 से लेकर 32 के बीच में 5 पुस्तकें भी प्रकाशित की थी, ठीक है। इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है और इन्हें बाल मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, ठीक। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये है कि इनके अनुसार जो बच्चा है, जो प्राणी है, जो वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, वो अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं, उनके द्वारा वो खुद से जो नॉलेज है ना, उसको वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है। उसके लिए उसको किसी के इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती कि हम उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या गाइड दे रहे हैं या मार्गदर्शन कर रहे हैं तब उसके अंदर ज्ञान का निर्माण हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। पियाजे ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो खुद से जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उनके द्वारा अपने नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, वो स्वयं सीख लेता है। इसीलिए इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स कर कर के खुद ही सीखता है, उसको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको थ्योरी में भी समझ में आ जाएंगी चीज़ें, और ये टर्म एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? स्कीमा। स्कीमा क्या है? हमारे दिमाग में जो इमेजेस बनती हैं, हमारे दिमाग में जो भी इमेजेस छप जाती हैं, जो भी चीज़ें हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में बन जाती हैं, वो क्या हैं? स्कीमा हैं, है ना। यानी जो भी इंफॉर्मेशंस हमारे जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसमें कलेक्ट होती रहती है, अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो उसमें कलेक्ट होती रहती हैं, वो हमारे माइंड में एकदम फिट हो जाती हैं। तो वो क्या कहलाता है? वो स्कीमा कहलाता है। एक और टर्म है इसी के साथ, स्कीम्स, वो अलग चीज़ है। जब आप अपने व्यवहार को दोहराते हैं, है ना, जो भी आपका बिहेवियर है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, तो उसका जो दोहराव पैटर्न होता है वो स्कीम्स आता है। उसके बारे में भी है, आगे वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल स्कीमा क्या है? जो चीज़ें आपके दिमाग में, आपके मेंटल स्ट्रक्चर में चलती रहती हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस रहती हैं आपके दिमाग में, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? स्कीमा में आती हैं।
अनुकूलन क्या है? इन्होंने ये कहा है कि बच्चों में इन्वायरमेंट के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। आप उसको इंस्ट्रक्शन दे देकर बनाते नहीं है कि वो इन्वायरमेंट से किस तरीके से अनुकूलन स्थापित करे, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि उनके अंदर जो है वो जन्म से ही ये एबिलिटी होती है कि वो इन्वायरमेंट के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं। ठीक, इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाना है, जिसे अनुकूलन कहते हैं, इसकी 2 उप प्रक्रियाएँ हैं, है ना। इन 2 उप प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती है और बहुत ही सबको डाउट रहता है, बट बहुत ही सिंपल सा है। एक लाइन में हम उसको क्लियर कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी जो 2 प्रक्रियाएं हैं वो हैं एसिमिलेशन और रिकमेंडेशन। एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना और रिकमेंडेशन यानी समायोजन करना। तो जो प्राणी है वो वातावरण के साथ किस तरीके से अनुकूलन स्थापित करता है वो देख लेते हैं। ठीक, तो पहला है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? देखिएगा, जब आपके पास आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ें जिनको आपने आत्मसात कर रखा है, ठीक है, जो भी नई चीज़ है, जैसे आपके दिमाग में ये कंसेप्ट है कि आसमान में जो पंछी उड़ रहा है, ठीक है, तो वो बर्ड है जो उड़ती है। ठीक, ये क्या है? ये बात आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में फिट है ना। ये क्या है? एसिमिलेशन है। आपने जो नया ज्ञान अपने दिमाग में, आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं जिसको आपने आत्मसात कर लिया है कि हर उड़ने वाली चीज़ क्या है? पंछी है। ठीक, या फिर अगर किसी फ़ोन की बात करें तो आपके दिमाग में वो स्ट्रक्चर क्लियर होता है कि भाई मोबाइल ऐसा होता है और उसमें ये फ़ीचर्स होते हैं, तो फिर आपको सेलेक्ट करने में आसानी रहती है। आपको पता होता है कि आपको कौन सा लेना है ना। तो अगर इसी तरीके से किसी और चीज़ की बात करें, है ना, तो भी आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर रहती हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को लेकर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर क्लियर है। वो क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। जो चीज़ें आपने आत्मसात कर रखी हैं, ठीक है, जो भी नया ज्ञान या जो भी चीज़ें जिनके बारे में आपको पता है, ठीक, जो नया ज्ञान आपको जानने को मिलता है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? एसिमिलेशन है। और उस एसिमिलेशन से क्या होता है? इक्विलिब्रियम रहता है, आपके दिमाग में संतुलन रहता है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? संतुलन की स्थिति रहती है। ठीक है, मतलब जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो चीज़ें आप कर रहे हैं और जो चीज़ें, जो रिज़ल्ट है, सारी चीज़ें क्या हैं? संतुलित अवस्था में हैं। मतलब सब कुछ संतुलन अवस्था में। जैसे आप इकोनॉमिक्स में ये टर्म आपने पढ़ा है ना, जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, संतुलन की अवस्था होती है। तो वही चीज़ है, जहाँ जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उनमें इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, वो स्टेज होती है। ठीक, उसके बाद एक नई सिचुएशन आपके सामने आती है। अभी हमने सिर्फ इतना बताया कि जो ज्ञान आपके दिमाग में है, वो सारी चीज़ें जो आपने आत्मसात करी हैं, जो आपके दिमाग में पहले से है, जो नॉलेज जिनसे आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें क्या हैं? एसिमिलेशन में आती हैं, जिनसे हमारी प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। उससे जो दिमाग है उसमें इक्विलिब्रियम की स्थिति बनी रहती है, संतुलन की अवस्था बनी रहती है। फिर हमारे सामने एक नई सिचुएशन आती है, और जब वो हमारे सामने नई सिचुएशन आती है, तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं, या जो भी ज्ञान है जिससे इक्विलिब्रियम हमें मिलता है, वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो जब हम उसी ज्ञान को उस नई सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ अप्लाई नहीं होती है। यानी हमने जो देखा, हम जो कर रहे हैं, रिज़ल्ट वो नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा? हमारे दिमाग में असंतुलन की स्थिति आएगी। ठीक, तो डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति बनेगी। फिर क्या होगा कि आपका जो पुराना नॉलेज है, जो आपके पास ज्ञान है, आप उसमें क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे, आप उसमें चेंजेस करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई नई सिचुएशन है, तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो उस नई सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पा रही हैं, डिसइक्विलिब्रियम है, असंतुलन की अवस्था है। तो फिर आप जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें क्या करेंगे? परिवर्तन लेकर आएंगे, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो उसको क्या कहेंगे? एकमेंडेशन कहेंगे, यानी समायोजन कहेंगे। ठीक, 2 उपक्रियाएँ होती हैं एडॉप्टेशन करने की, एसिमिलेशन और एकमेंडेशन। एसिमिलेशन अपने मानसिक संरचना में जो नया ज्ञान, जो चीज़ें आपके दिमाग में हैं, जिनसे आपकी समस्या
का समाधान हो जाता है। ठीक, जो वास्तविक रूप से आपकी जो पूर्व सीखी गई योजनाएं हैं, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, है ना, वो समस्या समाधान करने के लिए उपयुक्त होती हैं, जिससे संतुलन की स्थिति बनी रहती है, जिससे आप परिचित हैं। ठीक है, जैसे आपने जैसे कि किसी वस्तु को खाते हुए देखा, तो वो कोई भी वस्तु होता है उसको खाने लगता है ना। अगर बच्चे ने देखा आपको कुछ खाते हुए, तो उसके हाथ में भी कुछ भी आएगा तो वो उसको खाने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने चीज़ों को आत्मसात करा, उसको लगा कि जो वस्तुएं होती हैं वो खाने की चीज़ें, तो वो हर वस्तु मुंह में डाल लेगा बिना सोचे समझे कि वो खाने वाली है कि नहीं है। वो आपको खाते हुए देख रहा है, तो उसके अंदर जो कंसेप्ट डेवलप हुआ वो क्या हुआ? खाने की क्रिया। तो वो खाने की क्रिया के साथ आत्मसात करेगा वस्तु को, है ना। किसी भी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको खाने की जो क्रिया है उसको क्या किया था? आत्मसात किया था। ठीक, उसके बाद इक्विलिब्रियम, अगर वो खाने वाली होगी तब तो भाई इक्विलिब्रियम की स्थिति है, बट अगर वो खाने वाली नहीं है तो असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो खाने वाली नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? उसके मुंह से, उसके हाथ से वो चीज़ हटा लेंगे कि भाई ये खाने वाला नहीं है, ये खाने वाला है, ये खाओ तुम, है ना। तो उसके दिमाग में एक नई चीज़ आई, जो उसने खाने की क्रिया तो उसने सीखी है, ये बात तो सही है, खाने की ही क्रिया उसने सीखी है, बट हर एक चीज़ खाने वाली नहीं होती है। ये कंसेप्ट जो डेवलप हुआ, ये क्या हुआ? एकमेंडेशन हुआ, समायोजन हुआ। उसने खाने की क्रिया में जो परिवर्तन किया कि खाने वाली चीज़ें हैं बट हर चीज़ खाने वाली नहीं है। जो नई सिचुएशन है वो ये है। ठीक, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आत्मसात और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम होता है। इक्विलिब्रियम कायम होता है जब आप सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक, एक ऐसी परिस्थिति वो होती है। इसके बाद एडजस्टमेंट क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविकता से सामंजस्य करने में पहले की जो योजना होती है वो काम में नहीं आती है। जैसा कि हमने बताया, तो जो पहले का ज्ञान है वो काम में नहीं आता है, तो आप उसमें क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं। अपना जो कंसेप्ट आपके दिमाग में है उसमें आप क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं। तो फिर वो नए वातावरण के साथ समायोजन करने में जब सही साबित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट कहते हैं, समायोजन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है, उसके जो मेंटल स्ट्रक्चर है जहाँ पर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर ये स्कीमा बना हुआ है कि जो उड़ने वाली चीज़ है वो क्या है? बर्ड है। ठीक है, फिर बच्चे को आप छत पर लेकर आते हैं। एक दिन बच्चा जो है देखता है कि आसमान में एक प्लेन उड़ रहा है, तो वो अपनी मदर से कहता है कि देखो वो बर्ड है। ठीक है, तो उसकी मदर बताती है कि वो बर्ड नहीं है, हर उड़ने वाली चीज़ बर्ड नहीं होती है, वो क्या है? एरोप्लेन है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या था? उड़ने की क्रिया, कि उसे लगा कि हर वो चीज़ जो उड़ती है वो पंछी है। जैसे उसने खाने की क्रिया के साथ सोचा था कि हर वस्तु खाई जाती है ना। तो उसने जब आपको खाते देखा था तो उसने यही सोचा कि हर सामान जो भी है वो सब खाने वाला है, तो यानी हर सामान खा लिया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से वो खिलौने को भी मुंह में डाल रहा था। फिर आपने उसे क्या बताया कि ये खाने वाला नहीं है, तब उसको समझ में आया कि एक नई परिस्थिति, एक नई जो चीज़ उसने सीखी वो क्या थी? कि हर वस्तु खाने वाली नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर उसने क्या सीखा? कि हर वो चीज़ जो उड़ रही है वो पंछी नहीं है, ये क्या है? एरोप्लेन है। ये उसे पुराने ज्ञान में ही नया ज्ञान मिला। मतलब उड़ने की क्रिया यहाँ ख़त्म नहीं हो गई। ऐसा नहीं है कि एरोप्लेन उड़ता नहीं है, एरोप्लेन भी उड़ता है, क्रिया वही है, उड़ने वाली ही क्रिया की बात हो रही है। बस ये है कि हर चीज़ जो उड़ती है वो एरोप्लेन नहीं होती। वो बर्ड्स हैं, ये एरोप्लेन है, वो हेलीकॉप्टर है, वो अलग चीज़ है। ठीक, तो पुराने ज्ञान में जो परिवर्तन जब हम करते हैं, है ना, जो भी नॉलेज हमारे पास पहले से है उसमें अगर हम परिवर्तन करते हैं ताकि वर्तमान में जो हमारी समस्या है वो सॉल्व हो जाए, वो क्या होता है? एडजस्टमेंट होता है, समायोजन होता है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, ठीक, जो हम अपने स्कीमा में लेते हैं, जिनका हम अपने स्कीमा में वो चीज़ों को बैठा लेते हैं, जो
वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, आत्मसात करना, एसिमिलेट करना, जो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में फ़िट हो गई कि इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ये हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में ये बात फ़िट हो गई, ये स्कीमा फ़िट हो गया। तो ये क्या है, एसिमिलेशन है, हमने आत्मसात कर लिया कि ये चीज़ इसी के साथ फिट हो गई, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से निकल आएगा, जिससे संतुलन की स्थिति रहेगी। बट अगर कोई नई सिचुएशन आएगी तो वही फॉर्मूला जिस तरीके से आप उस समस्या का समाधान कर रहे थे वो अगली स्थिति में काम नहीं आएगा। तो जो पुराना फॉर्मूला आपने सीखा है, जो मानसिक संरचना में आपके मानसिक संरचना में जो चीज़ें हैं, ठीक, उसमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो जब हम परिवर्तन ला देते हैं अपने मेंटल स्ट्रक्चर में, अपने व्यवहार में, अपनी जो भी ज्ञान जो हमें पता है उसमें जब हम परिवर्तन ला देते हैं तो वो समायोजन हो जाता है। और जो चीज़ें हमारे दिमाग में फिट होती हैं, जो हम नई चीज़ सीख लेते हैं या जो चीज़ हम पहली बार देखते हैं, जो भी नया ज्ञान हमने पहली बार सुना, जिसके बारे में जाना, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, एसिमिलेशन में आती हैं, आत्मसात में आती हैं। ठीक, इसके बाद संरक्षण क्या है, संरक्षण से तात्पर्य होता है जो वातावरण में परिवर्तन होते हैं या जो स्थिरता होती है, दोनों को ही पहचानने की क्षमता, ज्ञान को संरक्षित करने की क्षमता होती है बालक में। स्कीम्स क्या है, वही हमने आपको अभी बताया था जब स्कीमा बताया था। स्कीमा बिल्कुल अलग है। स्कीमा क्या है, जो आपकी मानसिक संरचना में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होता है। और स्कीम्स क्या है, एक व्यवहार का संगठित पैटर्न है जिसे आप दोहराते हैं। जैसे आप डेली कॉलेज आते हैं तो डेली आपका टाइम टेबल अलग होता है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का अलग, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का अलग, इस दिन का ड्रेस अलग, उस दिन का ड्रेस अलग, ठीक, जूते पहनने हैं, है ना, ये चीज़ें करनी है। तो जो पैटर्न आप डेली दोहरा रहे हैं, डेली आप अपना बैग लगा रहे हैं, डेली आप ड्रेस पहन रहे हैं, डेली आप जूते पहन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपके व्यवहार का आप दोहराते रहते हैं, वो सारी चीज़ें स्कीम्स कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद है मानसिक संरचना क्या है, मानसिक संक्रिया क्या है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो वो मानसिक क्रिया करते समझा जाता है कि जो बच्चा है वो, उसके दिमाग में क्या हो रहा है, मेंटल ऑपरेशंस चल रहे हैं, बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, संक्रियाएं चल रही हैं, जिनके द्वारा वो सोच रहा है कि किस तरीके से इस समस्या को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, अब पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, 4 स्टेजेस बताई हैं, है ना, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली स्टेज बताई है इन्होंने, वो क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक, सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये 0 से 2 साल तक मानी जाती है। 0 मतलब जब बच्चा पैदा होता है, जिस दिन वो पैदा होता है, जिस दिन वो 0 डेज़ का होता है, तो उस दिन से लेकर 2 साल तक की जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था। क्यों? क्योंकि इसमें बालक जो है 2 साल तक की जो स्टेज होती है उसमें बालक जो भी चीज़ें सीखता है, जो भी चीज़ों के बारे में प्रतिक्रिया करता है, वो सब अपने सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा करता है, सेंसस के द्वारा करता है। इसलिए ये जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है। मतलब शिशुओं में अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करना, कोई भी चीज़ पकड़ लेना, मुंह में डालना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक, अब ये जो 0 से लेकर 2 साल की स्टेज है, इसको इन्होंने और अंदर कैटेगराइज्ड किया है, 6 भागों में और बांटा है, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि 2 साल में क्या क्या चीज़ें कब कब होती हैं। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है और जब वो 2 साल का हो जाता है तब तक उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा पैदा हुआ था उस महीने जो चीज़ें वो कर रहा था वही चीज़ें जब वो 2 साल तक का हो जाता है तब करता है, नहीं, 2 साल तक आते आते उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। इसीलिए जो सेंसरी मोटर की स्टेज है उसको 6 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, या जो 6 उसकी अन्य स्टेजेस हैं उनके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो पहली जो स्टेज है वो है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, यानी जो 0 से जब बच्चा पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है, उस दिन से लेकर जो 30 दिन तक चलती है, यानी हम कह सकते हैं 1 महीना, है ना, 30 दिन तक जो क्रियाएं वो करता है वो सब क्या होती हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक पलकें झपकाना,
ठीक। ये सारी चीज़ें जो क्या हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, ये उसकी पहली स्टेज होती है। ठीक है, 0 से 30 दिन तक रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ इसमें करता है। दूसरी स्टेज क्या होती है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है वो होती है। अब बच्चा 1 महीने का हो गया तो 1 महीने से 4 महीने की अवधि तक उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी जो प्रतिवर्त क्रियाएं हैं वो दोहराई जाती हैं, और बहुत सारी जो प्रतिवर्त क्रियाएं हैं उसमें कुछ हद तक परिवर्तन भी कर दिया जाता है। कुछ चीज़ें वो दोहराई जाती हैं, जैसे जब उसे भूख लगती है ना, तो जब उसे भूख लगती है तो वो अपनी जो भी प्रतिक्रिया करता है वो बार बार दोहराने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अगर वो रोएगा या अगर वो इस तरीके से रिएक्शन करेगा तो जो मम्मी पापा हैं वो हमें उस खाने को दे देंगे, है ना। तो ये चीज़ें वो सीख लेता है, अपने व्यवहार को, जो भी चीज़ें, जो भी पैटर्न, जो भी रिएक्शन वो कर रहा है उसको दोहराना सीख लेता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, जो वृत्तीय प्रतिक्रिया कहा गया, क्योंकि वो बार बार करता है, सर्कुलर, है ना, दोहराता रहता है। ठीक। उसके बाद जो तीसरी स्टेज है वो है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। पहले में 0 से 30 दिन की बात की गई है, दूसरे में 1 महीने से 4 महीने की बात की गई है, तीसरे में जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस है जिसमें 4 महीने से 8 महीने तक की बात की गई है। अब 4 महीने से 8 महीने तक का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें उलटने पलटने की भी चीज़ें आ जाती हैं। वो उलटने लगता है, अपने आप ही अपनी जगह पर लेटा लेटा पलट जाता है, चीज़ें छूने पर अधिक ध्यान देता है, ना कि अब उसका जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ पर उसका फोकस नहीं जाता है। अब वो ये नहीं सोचता है कि मतलब वो उसकी पलकें झपक रही हैं या जो भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ वो कर रहा होता है, अब उसका ध्यान उस पर कम होता है। अब उसका ध्यान जो है अपनी चीज़ों पर होता है कि वो किस तरीके से क्या चीज़ें कर रहा है तो मज़ा आ रहा है। जैसे वो पलटता है, ठीक, तो आपने बहुत स्माइल के साथ कहा तो उसको मज़ा आने लगता है, तो वो ऐसी चीज़ें करने लगता है जिससे मज़ा आ रहा है। अब उसका ध्यान रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ पर नहीं है, अब वो बाकी अदर चीज़ों पे ध्यान दे रहा है कि वो इस तरीके से उलट सकता है, इस तरीके से पलट सकता है, इस तरीके से छू रहे हैं, इस तरीके से छू सकता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में। तीसरा होता है स्टेजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। ये है 8वें महीने से 12वें महीने तक, यानी गौड़ इसकी स्कीमा के समन्वय की अवस्था जो होती है, जो 8 महीने से 12 महीने तक की अवधि होती है, यानी बच्चा 1 साल का होने वाला है या उसी उसमें चल रहा है, 1-2 महीने बाद वो 1 साल का हो जाएगा। तो इस अवधि में जो बालक के उद्देश्य होते हैं तथा उस पर जो पहुंचने के साधन होते हैं उसमें अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि अगर उसके खिलौने को आप छुपा देंगे, इधर उधर करेंगे, तो वो टिम टिम करके देखेगा अपनी आंखें कि मतलब वो कहाँ गया। हालांकि उसके प्रति वो कोई ऐसा नहीं है कि रिएक्शन करेगा कि उसे वही चाहिए, वो इस तरीके का नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत है कि वो चीज़ें इधर उधर हटाएगा, देखेगा कि वो कहाँ गया सामान। ठीक। साथ ही साथ अब वो 1 साल का हो रहा है तो वो चीज़ें अनुकरण भी करने लगेगा। आपके द्वारा जो भी चीज़ें की जाएंगी, जो वयस्क होंगे, आसपास उसके जो भी लोग होंगे, उनके द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती होंगी उनका वो अनुकरण करना भी प्रारंभ कर देगा। ठीक है। हर चीज़ का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जनरलाइजेशन करने लगेगा, सामंजस्य, वो सामान्यीकरण करना प्रारंभ कर देगा, आसपास की चीज़ों को सीखने लगेगा। ठीक। इसके बाद है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। अब इसमें बच्चा 1 साल का हो गया है, 12 महीने से 18 महीने तक की बात हो रही है, यानी जब वो 1 साल का हो जाता है, उसका पहला बर्थडे आप जब मना लेते हैं, उसके बाद के जो 6 महीने होते हैं उसमें क्या है, तो उसके बाद के जो 6 महीने होते हैं उसमें जो बच्चा है वो प्रयास और त्रुटि विधि से, ट्रायल और एरर मेथड से सीखना शुरू करता है। इस अवस्था में उसकी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसमें रुचि कम हो जाती है और उसका ध्यान किस पर आ जाता है, कमोडिटीज़ पर आ जाता है, वस्तुओं पर आ जाता है। ठीक है। वो वस्तुओं को लेकर मतलब उसको फेंकना, पटकना, तोड़ना, ठीक, ऊपर से नीचे तक गिराना, ये सारी चीज़ें। अब जब वो बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तो उसकी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, रो रहा है, इन सब चीज़ों पर उसका ध्यान नहीं जाता है। अब उसका ध्यान किस पर आ जाता है,
जो भी सामान उसके सामने आता है ना, जो भी चीज़ें उसके सामने आती हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा घुटने के बल चलने लगा है या थोड़ा थोड़ा उठने बैठने लगा है, सारी चीज़ें जब हो गई हैं, है ना, तो जो भी सामान उसके हाथ में आता है उसको फेंकना, गिरा देना, ये सारी चीज़ें वो करने लगता है। एक 1.5 साल के बच्चे की बात हो रही है ना। इसके बाद 1.5 साल से भी ऊपर हो गया, यानी 2 साल की बात हो गई। ठीक, तो वो था हमारा तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। और लास्ट वाला हमारा क्या है, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधन के खोज की अवस्था। ठीक, अब यहाँ पर जो मेंटल कॉम्बिनेशन है, जो नए नए इन्वेंशंस हैं, जो नई नई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट टर्म है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। ये जो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस है ये किस स्टेज से जुड़ा हुआ है ना, वस्तु स्थायित्व। तो अभी हमने आपको बताया था, जो गॉड स्कीमेटा की स्टेज थी वहाँ पर हमने आपको बताया था कि वस्तुओं को उसके सामने से आप लाते हैं और फिर एकदम से छिपा देते हैं। ठीक है, तो वो इधर उधर थोड़ा सा देखता है, बट ज़्यादा वो फोकस्ड नहीं होता है चीज़ों पर। लेकिन जब वो 2 साल का हो जाता है, जब वो बच्चा 2 साल का, क्योंकि वहाँ पर तो 8 से 12 महीने की बात हो रही थी, यहाँ पर 18 से 24 महीने की बात हो रही है। अब उसके सामने से आप कोई चीज़ हटाएंगे तो उसके दिमाग में उस कमोडिटी के बारे में चिंतन शुरू हो जाएगा, वो थिंकिंग करने लगेगा, सोचने लगेगा कि वो चीज़ कहाँ गई, वो वस्तु कहाँ गई, वो कमोडिटी कहाँ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब उसके दिमाग में, जब वो बच्चा 2 साल का हो जाता है, तो उसके दिमाग में ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस जो है, वस्तु स्थायित्व है, वो आ जाता है। दूसरे शब्दों में बालक जो है वो 3-4 महीने की उम्र में ये सोचते थे कि जब कोई वस्तु उसके सामने होती थी केवल तभी उसका अस्तित्व था। जैसे उसके सामने कोई चीज़ रखी है तो उसका अस्तित्व है, वो चीज़ आपने हटा दी तो उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया, वो चीज़ नहीं है। सो सिंपल। ठीक, लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब वो सोचेगा वो चीज़ यहीं रखी थी, वो चीज़ कहाँ गई। ठीक, अब वो उसको ढूंढेगा, अब उसे वो चीज़ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं जब वो 2 साल का हो जाता है। ठीक, सेंसेस जो होते हैं वो उसके जो टीचर्स होते हैं, जो चीज़ें मतलब आसपास आप जैसा भी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अपने सेंसेस के थ्रू वो सारी चीज़ें सीखता है। ठीक, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शंस करता है। उसका जो बिहेवियर होता है वो अनुकरण करने वाला बिहेवियर होता है, जो भी चीज़ें आप देखते हैं। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की स्थिति होती है। पहले तो जब वो आपका जो थर्ड गॉड स्कीमेटा की स्टेज थी 8 से 12, या उसके पहले की स्टेज अगर हम ले लें, तो वहाँ पर जो चीज़ें थी वो केवल उसके सामने आती थी तो उसको लगता था अस्तित्व में है वो वस्तु, हटा लेते थे तो नहीं था। लेकिन बाद में जब वो 2 साल तक का हो जाता है तो उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं कि नहीं, ये खिलौना मेरा था, ये अब यहाँ नहीं मिल रहा है। तो वो ढूंढेगा, चिंतन करेगा कहाँ गया उसका खिलौना। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कब, जब वो 2 साल तक का हो जाएगा। ठीक, तो इसे स्थायित्व का गुण कहा जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण कहा जाता है। स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ इंग्लिश में भी हेडिंग्स दे दी हैं, मंथ्स जो हैं वो भी इसमें लिख दिए हैं। ठीक, तो समझ उसको अपने पास चार्ट बना लीजिएगा। 6 स्टेजेस थी। पहली जो स्टेज हमने पढ़ी कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि कब से कब तक रहती है, 0 से लेकर 2 साल तक चलती है। उसको भी 6 सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया था। ठीक है, पहली कौन सी थी हमारी, जिसमें वो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ करता है, 0 से लेकर 30 दिन तक वो चलती है। दूसरी थी हमारी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसमें 1 से 4 साल तक की, जिसमें जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ करता है उसको दोहराता है ना, कि किस तरीके से वो उन चीज़ों को दोहराता है और वो करता है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस में वो पलटना, उलटना पलटना, ये सब चीज़ें करने लगता है, जिससे मज़ा आने लगती है, मनोरंजन की चीज़ें करने लगता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस में क्या है कि वो उसके सामने जो चीज़ें आती हैं उनके सामने उसी का अस्तित्व होता है, जो हटा ली जाती हैं तो अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। उसका ध्यान अपनी शारीरिक क्रियाओं से पूरी तरीके से हट चुका होता है, वस्तुओं को फेंक रहा है, गिरा रहा है, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। इसके बाद टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शंस में जो आपकी तृतीय वाली अवस्था थी, उसमें थोड़ा सा और चीज़ों के प्रति वो
स्थायी होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। और सारी चीज़ें, वो खेलने कूदने इन सब चीज़ों पर उसका ध्यान ज़्यादा जाने लगता है थोड़ा सा, कि वो कौन कौन सी चीज़ें कर रहा है। अर्ली रिप्रेजेंटेशन में अब उसके पास जो वस्तुएं हैं वो पूरी तरीके से स्थायी हो जाती हैं। जो चीज़ें उनके सामने नहीं हैं उनके बारे में भी चिंतन करने लगता है, जो चीज़ें उसके सामने हैं उनके बारे में भी वो सोचता है, और जो हट गई वो क्यों हट गई, वो सारी चीज़ें उन सब के बारे में भी सोचने लगता है, ठीक। तो ये इसकी सब स्टेजेस थी। अब आते हैं जो अगली स्टेज है वो क्या है, प्राक संक्रियात्मक की अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक। इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी आप कह सकते हैं। जो ऑपरेशनल स्टेज से पहले की स्टेज होती है उसके बारे में बात की गई है। ये स्टेज जो है वो 2 साल से लेकर 7 साल तक चलती है। पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर, तो 0 से लेकर 2 साल तक थी। ये स्टेज 2 साल से 7 साल तक के लिए होती है, ठीक है। इसे अर्ली चाइल्डहुड भी कह सकते हैं, ठीक। इसको भी पियाजे ने 2 भागों में बांटा है, कि जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो भी 2 भागों में इन्होंने बांट दिया है, जिसमें पहला जो है वो क्या कहा गया है, प्री कॉन्सेप्चुअल, और दूसरा इंट्यूटिव यानी अंतर्दर्शी। तो प्राक संप्रेयात्मक जो अवधि है वो 2 से 4 वर्ष की बताई गई है, और अंतर्दर्शी जो है वो 4 से 7 वर्ष की, या कह सकते हैं 5 से 7 वर्ष की बताई गई है, ठीक है। तो प्री कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है, जो इसमें जो बच्चा है वो सूचकता विकसित कर लेता है, जो साइंस हैं, जो सिंबल्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें विकसित हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि माँ की आवाज़ जब वो सुनता है तो उसके दिमाग में माँ की प्रतिमा बन जाती है, उसके दिमाग में वो सिंबल आ जाता है, मम्मी की इमेज आ जाती है, मम्मी की आवाज़ सुनते ही वो मम्मी के बारे में सारी चीज़ें उसके सामने फिक्स हो जाती हैं, ठीक। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में, जैसे मम्मी ने अगर फूल लिया, ठीक, उसको बताया कि ये फूल है, या इस तरीके से जो भी संकेत, जो भी चिन्ह के बारे में माता ने उसको जानकारी दी, ठीक है, जिन चीज़ों के बारे में उसको पता चला, तो उस तरीके से उसके दिमाग में थोड़े थोड़े से वो चिन्ह भी विकसित होने लगते हैं, वो साइंस भी विकसित होने लगते हैं, ठीक है। हालांकि उतनी सादृश्यता नहीं होती है कि एकदम क्लियर कंसेप्ट नहीं होता है, बट हाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो चीज़ें उसके दिमाग में विकसित होने लगती हैं इस अवस्था में, ठीक। तो यानी 2 से 4 तक की जो एज है वहाँ पर जो साइंस होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, ये सारे उसके अंदर डेवलप होने लगते हैं। माँ की आवाज़ सुनकर माँ की प्रतिमा बन जाती है, पिताजी की आवाज़ सुनकर पिताजी की प्रतिमा बन जाती है। जो फूल है तो फूल को देखकर फूल का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अपने चिंतन और अपना जो प्रयोग है, अपना जो कार्य है, उसको वो प्रयोग करना सीख जाता है। इसको सिमियोटिक फंक्शन कहा है, किसने, पियाजे ने। यानी जो शब्द या भाषा के द्वारा जो चीज़ें वो सीखता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, यानी सूचकता का अर्थ समझना होता है। जैसे कि अगर फ्लावर है तो फ्लावर का कंसेप्ट, उसका कार्य क्या है, खुशबू दे रहा है या डेकोरेशन में यूज़ हो रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सीखने लगता है। साइन और सिंबल्स वाली जो चीज़ें होती हैं, इसको पियाजे ने क्या कहा है, सिमियोटिक फंक्शन कहा है, लाक्षणिक कार्य कहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जो लाक्षणिक कार्य होते हैं वो 2 क्रियाओं के द्वारा बालक सीखता है। पहला तो अनुकरण के द्वारा, अगर उसने आपको देखा, जैसे उसने मम्मी को देखा कि मम्मी जो है सुबह डेली गमले से या पेड़ से फूल तोड़ती हैं, है ना, फूल तोड़ती हैं और उसके बाद मंदिर में चढ़ाती हैं। तो ये चीज़ें उसने अनुकरण की कि मम्मी सुबह उठेंगी, ठीक है, फूल तोड़ेंगी और गमले से मतलब फूल लेंगी और मंदिर में चढ़ा देंगी। ये सारी चीज़ें उसने अनुकरण करी। कुछ चीज़ें उसने खेल कूद के द्वारा सीखी, ठीक। तो वो खेल कूद के द्वारा भी ये सूचक जो है वो समझता है। तो उसके अंदर जो ये चीज़ें हैं, सूचकता जो उसके अंदर विकसित होती है, ये जो लाक्षणिक कार्य होते हैं जिन्हें हम कहेंगे, जो शब्द और भाषा के द्वारा जो सूचकता, जो चीज़ें वो सीख रहा है, वो सारी चीज़ें अनुकरण और खेल के द्वारा सीखता है। पहला तो वो देखता है तब, और दूसरा वो खेल के द्वारा, खेलते खेलते जब हम उनको कुछ चीज़ें सिखाते हैं उस तरीके से वो चीज़ें सीख जाता है, ठीक। उसके बाद जो इसकी 2 सीमाएं भी बताई हैं, जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है आपकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसकी 2 सीमाएं भी इन्होंने बताई हैं कि जीववाद,
बालक का जो चिंतन होता है उसमें वो एक परिसीमा की ओर बताता है, जिसमें वो हर निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने लगता है। जैसे कार है, पंखा है, बादल है, ये सारी चीज़ें उसको क्या लगता है, सजीव हैं। अरे नहीं नहीं, इनको नहीं मारो, नहीं तो इनको चोट लग जाएगी, ऐसे नहीं करो नहीं तो उसको चोट लग जाएगी, क्यों डॉल को मारी, उसको चोट लग जाएगी। तो उसको क्या लगता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, सभी सजीव हैं, है ना। तो यहाँ पर जीववाद होता है बालकों के चिंतन में। आत्म केंद्रिता होती है, मतलब अगर उन्होंने कह दिया कि ये चीज़ है तो यही चीज़ है। वो जो उनके विचार हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, जो भी उनके आसपास घूम रही हैं, वो सारी चीज़ें उनके अनुसार हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने कह दिया, जो उनके अकॉर्डिंग सही है, वही सही है। जैसे कि वह तेज़ी से दौड़ता है तो सूर्य भी तेज़ी से चलना प्रारंभ कर देता है। तो उसके दिमाग में क्या कंसेप्ट डेवलप हो जाता है कि भाई वो दौड़ रहा है इसीलिए सूर्य भी तेज़ी से दौड़ रहा है, अगर वो रुक जाएगा तो सूर्य भी रुक जाएगा, वो भी तेज़ी से नहीं दौड़ेगा। ठीक, इस समय में जो बालक होते हैं, बालकों का संपर्क अन्य बालकों एवं भाई बहनों से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भाई 2 से 7 साल की अवस्था हो रही है ना। तो अब वो ऐसा तो है नहीं, 2 साल तक तो वो अपने में था थोड़ा सा, क्योंकि वो उठना बैठना, घुटने के बल चलना, आपको देखना, यही सब चीज़ें सीख रहा था। लेकिन अब तो वो बड़ा हो रहा है, तो उसके घर में अगर उसके भाई बहन या उसके पड़ोस में कोई बच्चा है तो उससे भी उसका जो वो अपना बातें करना शुरू कर देता है, उनके संपर्क में आना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो उनके संपर्क में आना शुरू कर देता है तो उनके भी विचारों के बारे में जानता है, उनकी भी चीज़ें। तो यहाँ पे उसका जो ईगो सेंट्रिसिज्म है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। जब वो 7 साल तक का पहुँच जाता है तब वहाँ तक ये जो चीज़ें हैं आत्म केंद्रिता की, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। ठीक, अंतर्दर्शी अवधि क्या है ना। 2 अवधियाँ हमने आपको बताई थी, एक आपको प्राक संप्रेयात्मक अवस्था और दूसरी क्या है, प्राक संप्रेयात्मक अवधि, और दूसरी अंतर्दर्शी। प्राक संक्रियात्मक जो 2 से 4 साल तक थी, अंतर्दर्शी जो है वो 4 से 7 साल तक की होती है। इसमें क्या होता है कि बालक का जो चिंतन होता है, जो थिंकिंग होती है, उसकी जो रीजनिंग होती है, जो तर्कणा होती है, वो पहले से अधिक परिपक्व हो जाती है। ठीक है, अब उसके अंदर ये सारी चीज़ें पहले से परिपक्व हो जाती हैं। उसकी जो सोचने की क्षमता है, उसकी जो रीजनिंग पावर है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, क्योंकि बच्चा 4 से 7 साल का हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना। तो ये सारे कंसेप्ट उसके अंदर विकसित होते हैं। और भी कुछ चीज़ें विकसित होने लगती हैं, जैसे जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है ना। आजकल तो बहुत तेज़ी से बच्चों को आप देखिए, प्लेवे में डालिए, सारी चीज़ें जो है कितनी तीव्रता से सारी चीज़ें, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत है, तो बच्चे को डाल दिया जाता है 2 से 3 साल में ही, और उसके बाद वो सारी चीज़ें उसको, उसके सिलेबस देखिए, छोटे बच्चे की किताब उठा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अंतर्दर्शी अवधि तक आते आते उसके दिमाग में गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये सारी चीज़ें भी आने लगती हैं। लेकिन वो ये सारी चीज़ें बस सीखता है, उसको सिखा दिया गया कि 2 में 2 जोड़ो तो 4 होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बस वो सीखता है, लेकिन किस तरीके से 2 में 2 जोड़ो तो 4 हो रहा है, ये जो रूल्स होते हैं, जैसे उसको 2 आइसक्रीम दी, 2 और दी तो 4 हो गई, तो यानी उसने गिनतियाँ याद की हैं ना कि 1 2 3 4, तो इस वजह से 2 में 2 ऐड करने पर 4 हो रहा है। जो नियम है, कहने का मतलब है जो नियम है, उन सब से उसका कोई मतलब नहीं है। वो बस सीख लेता है कि हाँ इसमें इस तरीके से जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, घटा देंगे तो ये आ जाएगा। 4 उंगलियां हैं, अगर 2 घटाने को कह रही हैं तो 2 घटा दी, मतलब 2 कम कर दी तो 2 उंगली बची, मतलब 2 आ गया। 2 जोड़ने को कह रही हैं तो मतलब 2 उंगली है, 2 और ऐड कर दी तो 4 हो गया, है ना। लेकिन जो रूल है वो नहीं सीख पाता है, बस सीधे साधारण सी जो चीज़ें हैं वो सीख लेता है। साथ ही साथ कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं आता है बच्चे में, कोई सीक्वेंसल कहो कि सीक्वेंस ऑर्डर करना सीख जाए, ये सारी चीज़ें सीख जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं आती। इसमें एक दोस्त इन्होंने ये भी बताया है कि रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी पलटाव का गुण नहीं आता है। आपने उससे कहा कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो उसने बता दिया आपको कि 4 होता है। फिर आप अगर उससे तुरंत कहें कि और अगर 4 को 2 से डिवाइड कर दो तो तुरंत वो उस चीज़ को पलटना नहीं सीखता है। वो केवल हमने जैसा कि आपको बताया, जो चीज़ें उसके सामने, जो चीज़ें वो सीख रहा है, तो जोड़ घटाना आपने जिस तरीके से उसे सिखाया वो सीख लेगा। लेकिन रिवर्सिबिलिटी या सीक्वेंस ऑर्डर में सेट करना, ये सारी चीज़ें उसे अभी नहीं आती हैं 7 साल तक। ठीक,
तो ये हो गई आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल यानी जो मेंटल प्रोसेस होता है उसमें ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, इलॉजिकल रीजनिंग आप कह सकते हैं इसको, कि इलॉजिकल रीजनिंग होती है। जैसे कि हमने कहा कि नहीं हम दौड़ रहे हैं तो सूर्य भी दौड़ रहा है, ठीक है। या फिर उसने उसने देखा कि कोई भी चीज़ ऐसी हुई जिसके, जैसे उसने देखा कि जब भी टीवी पर छोटा भीम आता है तभी पापा आते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो इलॉजिकल कंसेप्ट हैं वो उसने सीख ली कि मम्मी छोटा भीम तो आ रहा है, पापा अगर किसी दिन लेट हो गए तो पूछेगा कि मम्मी छोटा भीम तो आ गया, पापा तो नहीं आए, है ना। तो इलॉजिकल रीजनिंग होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, बस वो सेट कर लेता है क्योंकि उसको लगता है कि उसने 2-4 बार देखा कि ऐसा ही हुआ कि जैसे ही भीम शुरू हुआ वैसे ही पापा आ गए, है ना। तो ये बात हो गई। क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये स्टेज थोड़ी सी क्रूशियल होती है क्योंकि वो सीख रहा है, डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। प्याजे कहते हैं कि चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप द लैंग्वेज लेट। प्याजे ये कहते हैं कि बच्चा जो है पहले उसके दिमाग में विचार आते हैं, बाद में वो लैंग्वेज सीखता है, लेकिन विचार जो है वो उसके दिमाग में पहले ही आ जाते हैं। बाद में और भी लोग हैं भाषा डेवलपमेंट में और भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में, वाइगोट्स्की हैं, वो ये कहते हैं कि पहले जो है लैंग्वेज आती है फिर विचार आते हैं। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन प्याजे के अनुसार प्याजे कहते हैं कि बच्चे के दिमाग में थॉट्स पहले आ जाते हैं और वो लैंग्वेज बाद में सीखता है। इरिवर्सिबिलिटी होती है, डिसेंट्रेटेशन होता है लेकिन डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन नहीं होता है। ये स्टेज जो है ये प्री चाइल्डहुड भी कहलाती है। ईगो सेंट्रिसिज्म होता है, बताया मैंने आपको कि बच्चे में जो होता है वो ईगो होता है बहुत ज़्यादा, फिर जैसे जैसे वो अपने भाई बहनों और जो आसपास के बच्चे हैं उनके साथ संपर्क में आता है तो धीरे धीरे ये कम होने लगता है ना। लेकिन पहले वो रहता है, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो ज़िद करेगा, अड़ जाएगा एकदम, या उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ सही है वही सही है, उसके जो थॉट्स सही हैं वही थॉट्स सही हैं। ईगो होता है। और एनिमिज्म का मतलब हमने बताया बच्चे के अंदर जीववाद वाली चीज़ें होती हैं, जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको भी वो सजीव समझने लगता है, उनका भी प्रोटेक्शन करने लगता है। ये सारी चीज़ें इस स्टेज में होती हैं। इसको टॉय एज भी कहा गया है क्योंकि प्री चाइल्डहुड है, छोटा बच्चा है तो खिलौने की एज ही होगी ना उसकी। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी तरीके से लॉजिकल और पढ़ाई और इन सब पे फोकस करेगा, तो ये टॉय एज हो गई, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी ऑपरेशनल, जो कंक्रीट ऑपरेशंस होते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था। ये स्टेज जो होती है ये 7 साल से लेकर 12 साल तक की चलती है। इसको लेटर चाइल्डहुड और प्री गैंग एज भी कहा जाता है। यानी लेटर चाइल्डहुड यानी जो बाद की जो आपकी चाइल्डहुड अवस्था होती है वो, और प्री गैंग एज होती है, ये जो गैंग एज होती है उससे प्री की जो स्टेज होती है वो कहलाती है। इसमें ये होता है कि जो ठोस वस्तुओं के आधार पर वो चीज़ें समझता है, जो चीज़ें उसके सामने ठोस रूप में उपलब्ध हैं, मूर्त रूप में उपलब्ध हैं, उन समस्याओं का वो समाधान करना सीख लेता है। लेकिन जो चीज़ें मूर्त रूप में उपलब्ध नहीं हैं, अमूर्त हैं, उसे नहीं ठोस रूप में दिखाई दे रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशन नहीं कर पाता है, ठीक। इसके साथ ही साथ यहाँ पर उसमें धीरे धीरे जो, जैसा कि आपको प्री ऑपरेशनल में बताया था कि वहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी थी, चीज़ें पलटाव का गुण नहीं था, लेकिन यहाँ पर पलटाव का गुण आ जाता है। यहाँ पर 2 × 2 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2 2, ये पलटाव का जो गुण है ये आ जाता है। सीक्वेंस ऑर्डर का गुण आ जाता है, वस्तुओं को आरोही क्रम में लगाना, अवरोही क्रम में लगाना, ये भी वो सीख जाता है, ठीक है। और ठोस वस्तुओं का मतलब ये है कि उसके सामने अगर आपने 2-4 डंडियाँ रखी, उससे आपने पूछा कि बताओ इसमें से कौन सी डंडी किससे बड़ी है, तो वो देख कर बताएगा, ठीक। उसके सामने आपने जो चीज़ें करी तो वो देख कर बताएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया कि उससे ये पूछा कि रंजू मंजू से बड़ी है, मंजू संजू से बड़ी है, इस तरीके का एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, तो अगर आपसे पूछा है कि बताओ तो फिर रंजू मंजू से कितनी बड़ी है या कौन किससे कितना बड़ा है, तो वो लोग इसके सामने हैं नहीं, मूर्त रूप में नहीं है, तो वो सोच कर ये चीज़ नहीं बता पाएगा कि अगर रंजू मंजू से बड़ी है तो मंजू संजू से कितनी बड़ी होगी, है ना। क्योंकि जो चीज़ें मूर्त रूप में उपलब्ध हैं उसके सामने वो वही चीज़ें बता पाएगा। अमूर्त रूप में जो चीज़ें होती हैं उनके आधार पर वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा, ठीक। साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी हैं जो इस स्टेज में डेवलप हो जाते हैं। कंजर्वेशन यानी संरक्षण करना, रिलेशन यानी संबंध
बताना और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करना, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, कंजर्वेशन, रिलेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक, इसके साथ ही साथ उसमें रिवर्सिबिलिटी का भी गुण आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि दी गई वस्तुओं को उसकी जब घटते बढ़ते क्रम में लगाना सीख जाता है, ये सारी चीज़ें वो सीख जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, पंक्तिबद्धता की संज्ञा इसे दी जाती है। यानी जो बच्चा है, जैसे आपने उसे एक स्टेज दी, ठीक, जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया या एक स्टेज दी और उसके अंदर हमने जो सेंसरी मोटर में आपने 6 स्टेजेस पढ़ी हैं, है ना, वो भी अंदर लिख दी और बाकी की जो 4 स्टेजेस प्याजे ने बताई हैं वो भी लिख दी। तो वो बच्चा क्या करेगा, उस स्टेजेस को छांट लेगा कि ये इसके अंदर आती हैं, ये इसके अंदर आती हैं। तो ये चीज़ भी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इस वर्ग या उपवर्ग में छांटने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसके कुछ दोष भी हैं। पहला दोष तो यही है कि वो तभी सॉल्यूशन कर पाएगा जब चीज़ें उसके सामने मूर्त रूप से उपलब्ध होंगी। और दूसरा दोष ये है कि जो चिंतन है वो क्रमबद्ध रूप में नहीं होगा। चिंतन तो होगा बट जो चिंतन है वो सीक्वेंशियल जो ऑर्डर है, पंक्तिबद्धता है, क्रमबद्ध रूप में नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके अंदर तार्किक रूप से सोचने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है। अभी तो वो, इसके पहले देखो इलॉजिकल थी उसकी थिंकिंग। ठीक, इसके बाद अब वो धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, तो एकदम से वो हाई या जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है उस पर तो नहीं आ जाएगा ना, कुछ ही चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी, तो एकदम से वो तार्किक रूप से चिंतन क्रम में चीज़ों को सेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ब्राउन तथा क्रुक ने कहा है कि इसकी दूसरी परिसीमा ये है कि ये बहुत अधिक क्रमबद्ध नहीं होता है, जो संभावित चीज़ें होती हैं उनके आधार पर वो चीज़ें नहीं बता पाता है। ठीक, concrete operation stage, changing appearance or arrangement of object does not change their key properties. Highly abstract thinking and reasoning about hypothetical situation still remains very difficult. परिकल्पनात्मक चिंतन जो होता है वो अभी भी विकसित नहीं हुआ है। ठीक, कंजर्वेशन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे इस तरीके से देखिएगा कि उसके सामने जो थे वो 3 जार रखे गए थे। ठीक, तो 2 जार तो आप देख रहे हैं सेम साइज़ के हैं और एक जार जो है वो थोड़ा सा पतला है। तो 2 जार में सेम पानी रखा है, भरी हुई चीज़ें, तो भाई बता दिया कि हाँ दोनों में इक्वल पानी भरा है। फिर क्या किया कि दूसरे वाला जार जो सेम था उससे वो लेकर लिक्विड हमने पतले जार में डाल दिया, जितना लिक्विड उसमें था उतना ही डाला, लेकिन क्योंकि जो दूसरा वाला जार है वो पतला था तो उसमें जो लिक्विड आया वो थोड़ा ऊपर तक आया। ठीक, अब अगर आप इस तरीके से पूछेंगे तो बच्चा कहेगा कि नहीं, इस वाले जार में ज़्यादा है, उस वाले जार में कम है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ उसके साइज़ की वजह से ऐसा हुआ कि जो दूसरा जार था वो पतला था, इस वजह से जब हमने उसमें लिक्विड डाला तो वो ऊपर तक भर गया। ठीक, लेकिन लिक्विड तो उतना ही है ना। ये सारी चीज़ें इसमें बात हो गई। इस तरीके से 2 चीज़ें दी हुई हैं, इस तरीके से पूछा गया, 2 क्ले के बना दिए गए, पूछा गया तो कहा कि हाँ सेम है। फिर क्या किया गया, जो एक था उसको और पतला कर दिया और थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि दूसरा वाला जो है वो ज़्यादा बड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। सेम क्ले ली गई, सेम क्वांटिटी में थी, सेम चीज़ें थी। उसके बाद लास्ट स्टेज है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस। ये हमारी लास्ट स्टेज है, इसी के साथ प्याजे की थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बट अगर आप एक एक स्टेज को समझ पा रहे हैं तो फिर वीडियो लंबी भी है बट इट्स ओके। जब आप समझ जाएंगे तो 10 मिनट की लगेगी आपको, क्योंकि आपको पता हो जाएगा, है ना। तो लास्ट स्टेज जो होती है वो है फॉर्मल ऑपरेशंस। यहाँ पर जो बच्चा है ये 11 साल से जो आगे की स्टेज होती है, ठीक 17 साल तक की, वो उसको कहा गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो किशोर होते हैं इनका जो चिंतन होता है वो बहुत अधिक विकसित हो चुका होता है, बहुत अधिक लचीला और प्रभावी हो जाता है। इसमें इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो जो चीज़ें अमूर्त होती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने नहीं होती हैं, उनके बारे में भी चिंतन करना सीख लेता है। उन समस्याओं का भी, जैसे वो रंजू मंजू वाला उदाहरण था, इस स्टेज का अगर बच्चा होगा तो वो सॉल्व कर लेगा। ठीक है, चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से लगाना भी सीख लेगा। ठीक, जैसे कि जार में इस तरीके का एग्जाम्पल जो था तो बच्चा बता लेगा। ठीक, और जो हाइपोथेटिकल रीजनिंग है वो डेवलप हो जाएगी। समस्या के समाधान के लिए जो एकांश को ठोस रूप में उसके सामने अनुपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। ठीक, विकेंद्रण की जो पूर्णता है वो भी चीज़ें विकसित हो जाएंगी। आप ये समझ सकते हैं कि जब बच्चा औपचारिक संक्रिया की अवस्था में आता है, ठीक फॉर्मल स्टेज में आता है, तब वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, जो चिंतन करने की क्षमता है, जो सोचने
सोचने की क्षमता है, जो विचार करने की क्षमता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, किस तरीके से वो स्वयं से सारी चीज़ें करना सीख लेता है, क्योंकि वो इतना एबल हो चुका होता है कि वो अपने आप से सारी चीज़ों को सॉल्व कर ले जाएगा। ठीक, इस स्टेज में आने के बाद कोई भी डाउट या कोई भी चीज़ें नहीं रह जाती। रिवर्सिबिलिटी, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सब तरीके से वो पूरी तरीके से चीज़ें क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं। तो ये किशोरों की शिक्षा के स्तर से जो होती है वो इसमें ये कह रहे हैं कि जो औपचारिक संक्रिया की अवस्था है वो अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक परिवर्ती होती है, वेरिएबल होती है, तथा ये किशोरों के शिक्षा के स्तर से सीधा प्रभावित होती है। यानी बालकों का जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी नीचे अगर है तो उन्हें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन काफ़ी कम होता है, और जिनका जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी ऊँचा है उनके अंदर औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन जो है वो काफ़ी ऊँची मात्रा में होता है। जिनके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, वो जिनका जो शिक्षा का स्तर है वो हाई होता है, तो उनके अंदर चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, कम होता है इनके अंदर चीज़ें कम होती हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी फॉर्मल स्टेज, जिसे एडोलसेंस से एडल्टहुड तक की स्टेज भी मानते हैं। इसे गैंग एज कहा जाता है। जो इसके पहले आपको बताई थी हमने, वो कौन सी स्टेज थी, यानी जो कॉन्क्रीट वाली थी, उसे हमने क्या बताया था, प्री गैंग एज बताया था, लेटर चाइल्डहुड बताया था। इस एज को गैंग एज कहा जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, ईगोसेंट्रिज्म भी हो जाता है। जब आप देखो, एक ईगोसेंट्रिज्म वो पहले था, है ना, जब बच्चा आपका जो 2 से 4 वाली जो एज थी, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि 2 परिसीमाएं बताई गई हैं, एक तो जीववाद और दूसरा ईगोसेंट्रिज्म। फिर उसके बाद वो जब 7 साल तक का हुआ था तो वो चीज़ें उसके अंदर ख़त्म हो गई थी। जब वो अपने भाई बहनों और अपने आसपास के बच्चों के साथ संपर्क में आया था तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। लेकिन इस स्टेज में जब फॉर्मल वाली स्टेज होती है, इस स्टेज में जब बच्चा आता है तो वापस उसमें ये चीज़ें कुछ कुछ आने लगती हैं कि जो वो कह रहा है, जो वो बता रहा है, जो उसके कंसेप्ट हैं वो ज़्यादा क्लियर हैं, वो ज़्यादा सही हैं। क्योंकि जिनका शिक्षा का क्षेत्र ऊंचा होता है उनके अंदर जो औपचारिक क्रियात्मक की चिंतन होता है वो भी हाई होता है, तो ये सारी चीज़ें भी साथ में आने लगती हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है, डाइवर्जन और कन्वीग्रेंट और जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, अवसारी चिंतन और ये सृजनात्मक जो सोच हो गई, ये सारी चीज़ें की क्रिएटिविटी आ जाती है, सृजनात्मक चिंतन आ जाता है, उनका चिंतन भी पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी फॉर्मल स्टेज। इसी के साथ पियाजे के जो स्टेजेस थी वो ख़त्म हो गई। फटाफट देख लेते हैं जल्दी से, इसके बाद शैक्षिक महत्व पढ़ के वीडियो को ख़त्म करते हैं। पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर, जिसमें सेंसेस के थ्रू, जो सेंस ऑर्गन्स है उनके थ्रू वो सीख रहा था। उसको 6 जो उसकी उप स्टेजेस थी उसमें बांटा गया था, जिसमें पहला था कि वो प्रतिवर्त की क्रियाएँ करता था। उसके बाद जो प्राइमरी थी, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, दूसरी क्या थी, गॉड वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, गॉड स्कीमेटा की अवस्था, उसके बाद तृतीय प्रतिक्रिया की अवस्था, और लास्ट क्या थी, मानसिक संयोजनों के द्वारा। तो ये 6 स्टेजेस हो गई। इसके बाद जो दूसरी स्टेज थी हमारी वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसको भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया था, प्राक संप्रियात्मक और अंतर्दर्शी काल। जो पहली स्टेज थी उसमें ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, यानी जब तक 2 साल के एंड तक बच्चा आता है तो वस्तु स्थायित्व आ जाता है। दूसरे स्टेज में हमने आपको बताया था कि सूचकता विकसित हो जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है, और उसको भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया था। उसकी 2 परिसीमाएं थी, जीववाद और ईगोसेंट्रिज्म। उसके बाद हमने आपको मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था बताई, जो चीज़ें सामने होती हैं उसके, वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सॉल्यूशन कर पाता है, अन्य चीज़ों के बारे में सॉल्यूशन नहीं कर पाता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट था वो क्या था, औपचारिक। यहाँ पर बच्चा जो होता है उसका चिंतन पूरी तरीके से विकसित हो चुका होता है, सारी चीज़ें वो पूरी तरीके से सीख चुका होता है। अब इसका शैक्षिक महत्व ये है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में शिक्षार्थी तथा बालक की भूमिका को काफ़ी सक्रिय माना है, कि जो शिक्षक हैं उनको पाठ्यक्रम तैयार करते समय जो बालक की आवश्यकता है, प्रेरणा और उसकी अभिरुचि पर ध्यान देना चाहिए। पियाजे का सिद्धांत ये स्पष्ट रूप से बताता है कि बालकों में जीववाद और आत्मकेंद्रिता ऐसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इससे छात्रों को, जो शिक्षक होते हैं, उनको अपने अध्यापन कार्य में विशेष मदद मिलती है। वो इस तरीके से अपने प्रोग्राम को तैयार करते हैं कि जो बालक हैं उनको इस तरीके से दोषों से जल्द मुक्त कर सकें। पियाजे का सिद्धांत ये भी स्पष्ट संकेत देता है कि इसके अंदर जो संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने लगते हैं ना, किस स्टेज में,
ये जो 3 कंसेप्ट डेवलप होते हैं किस स्टेज में डेवलप होते हैं, जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो अमूर्त वाली स्टेज थी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में यानी 7 से 11 साल की आयु में इनकी जो जटिल मानसिक संक्रियाएं हैं वो अधिक बढ़ जाती है, उनकी बौद्धिक क्षमता जो होती है वो तीव्र गति से बढ़ रही होती है। तब शिक्षा का मूल उद्देश्य यानी एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा करना जिससे जो ऐसी चीज़ें शिक्षक जो है छात्रों को सिखाए, क्योंकि इस समय उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है, उनका मानसिक विकास हो रहा होता है। तो जब विकास हो रहा होता है तो ऐसे में अगर ऐसे टास्क दिए जाएं या ऐसी चीज़ें बालक को सिखाई जाएं तो वो क्या आविष्कारक, आलोचनात्मक, सृजनात्मक, ये सारी चीज़ें, सृजनात्मकता, ये सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप होंगी। इस सिद्धांत ने शिक्षकों को बालकों के खेल को नया संदर्भ में विचार करने पर बाध्य कर दिया। क्यों? क्योंकि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वहाँ पर बच्चा अनुकरण और खेल विधि के द्वारा ही सूचकता जो थी वही सीख रहा था ना, जो लाक्षणिक कार्य थे। इस वजह से खेल तथा अनुकरण विधि को भी प्याजे ने महत्व दिया है और उसके द्वारा भी शिक्षा पर बल दिया है। इस सिद्धांत में शिक्षकों में ये सोच उत्पन्न हुई कि यदि किशोर में औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन के स्तर को बढ़ाना है तो उसे अधिक ऊंचे स्तर की शिक्षा देनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जो है वो अधिक से अधिक औपचारिक चिंतन, उसकी जो रीजनिंग, जो थिंकिंग, जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हों, तो ये ज़रूरी है कि जो शिक्षा का स्तर है उसमें उसको इतना अधिक बढ़ा दिया जाए कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हों। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से शिक्षकों को स्पष्ट रूप से निर्देश मिलता है कि वह शिक्षार्थियों को अपनी ही क्रियाओं के द्वारा एक नई समझ विकसित करने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि प्याजे जो थे उन्होंने क्या बताया, वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उन्होंने यही कहा ना कि बच्चा जो है वो ज्ञान का निर्माण खुद करता है, छोटी छोटी यूनिट्स, छोटे छोटे चंक्स को जोड़कर, है ना। तो इस तरीके से उनमें खुद ही से नई समझ विकसित होती है। तो हर कदम पे टीचर को बच्चे की सहायता नहीं करनी चाहिए कि वो बार बार हर कदम पर उसकी सहायता कर रहे हैं। इस तरीके से तो नहीं होगा ना, क्योंकि प्याजे कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्मजात एबिलिटी है कि वो खुद से सामंजस्य करेगा वातावरण के साथ, खुद से चीज़ों को जोड़ जोड़ कर अपना नया ज्ञान कंस्ट्रक्ट कर लेगा। ठीक, तो अगर टीचर साथ देता रहेगा तो इस तरीके से बालक के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएंगी, उसमें स्वायत्ता और आत्मविश्वास जैसे गुण ही नहीं विकसित हो पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। प्याजे की स्टेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आप अगर आगे एमएड करेंगे तो उसका जो पेपर होता है उसमें भी पूछा जाता है, टेट वेट और सब जगह प्याजे जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे। थैंक यू।